हाँ बोलो। तो पेपर का डाउट पहले कर लेते हैं। फोर्थ पेपर टेस्ट 4 संडे पेपर, क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो एक एक करके। ऐसे ज़्यादा होना नहीं चाहिए डाउट, बट फिर भी बोलो कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट। सेकंड नंबर नहीं बना, देखो उसको तोड़ लो ना पूरा, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ लो। क्वेश्चन था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है 216 टू द पावर ऑफ 3/5 इंटू 2500 टू द पावर ऑफ 2/5 इंटू 300 टू द पावर ऑफ 1/5। इसका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स काउंट करना है। तो 216 6 का क्यूब होता है, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 6 का क्यूब है तो 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू होल के पावर में 3/5। 2500 5 का स्क्वायर इंटू 100, और 100 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 5 2 इंटू 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 2/5। 300 में 3 इंटू 100, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, और इसके पावर में है 1/5। अब सबसे पहले वाले से निकलेगा 2 टू द पावर ऑफ 9/5 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 9/5। इसमें 5 4 बार आ गया है, 2 3 4, हाँ 5 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2/5 मतलब 8/5 हो गया, और 2 दो बार आया हुआ है तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2 टू द पावर ऑफ 4/5। अब इसमें 3 एक बार है तो 3 टू द पावर ऑफ 1/5, यहाँ पे 9 है, और यहाँ फिर से 2 दो बार है तो 2 टू द पावर ऑफ 2/5, और 5 भी दो बार है तो 5 की पावर में 2/5। अब तुम यहाँ पे अपने जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पावर के हिसाब से उनको ऐड कर दो। जैसे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 टू द पावर ऑफ पावर में आ जाएगा 9/5 प्लस 4/5 प्लस 2/5। फिर उसी तरह से अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 टू द पावर ऑफ 9/5 प्लस 1/5, और सबसे लास्ट में 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 5 है, तो 5 के पावर में 8/5 प्लस 2/5। अब करो, ये सबको ऐड करोगे, ये 15/5 3 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे 2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे 2 हो जाएगा। तो 2 आया 3 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 2 बार, तो 3 प्लस 2 प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 7। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला, हाँ वो करना पड़ेगा, लेकिन 7th भी है। 7th पे किसी ने बोला था डाउट, मतलब क्या, अभी कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 12, बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाई द नंबर बाय 21 एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि 21x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 63। यहाँ से सीधा आ गया 9x इज इक्वल्स टू 63, x का वैल्यू आ गया 7। इसमें अब दिक्कत क्या हो रहा है तुम लोगों का? ठीक तो है ये, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बच्चे को एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, बट उसने गलती से उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से, और इससे जो आंसर आया वो 64 ज़्यादा था। यही लिखा है ना, बाई मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाई 21 एंड गॉट हिज आंसर 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो दोनों आंसर के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 के इक्वल कर लो, और ऑब्वियस सी बात है कि x जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी ज़्यादा आंसर देगा, और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कम आंसर देगा, और उसी का डिफरेंस तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 63 के इक्वल। तो इससे हम लोग सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं। 8 में सीधा फॉर्मूला बना लो, तो फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² माइनस 2bc माइनस c², और नीचे में है a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस c²। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, देखो a² को यहाँ रख दो, माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाता है b² प्लस 2bc प्लस c²। नीचे सीधा फॉर्मूला बना लो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस c² साइड हो गया, तो ये पूरा बना a का होल स्क्वायर, और ये पूरा बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खाली c का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे भी सेम। अब देखो ये वाला स्टेप सबसे मेन स्टेप था, कट गया, आ गया आंसर। हाँ 9 तुम कह सकता है, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन वो,
इसमें तुमको सबसे पहले ना इसका प्लेस वैल्यूज असाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 47.2506, तो 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो ये जगह होता है 10 टू द पावर ऑफ 0, ये होता है 10 टू द पावर ऑफ 1, और इसके बाद इधर जितने भी नंबर हैं वो नेगेटिव पावर लेता है 10 का। इसका मतलब है तुम इस नंबर को जब लिखोगे नोटेशन के साथ, तो पहला वैल्यू होगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -। अब तुम यहाँ से अपना ABCDE का वैल्यू निकालो, क्योंकि 4 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो तुम्हारा A है, 7 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो B है, 2 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो C है, 5 जिसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो D है, और 6 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो E है। इसको हटा दो यहाँ से। अब तुम मुझे यहाँ पे साइड में बताओ A B C D और E का क्या क्या वैल्यू लगता है तुम लोग को आएगा, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है, क्योंकि उसके आगे फिर हम लोग को कुछ और भी करना है उसमें। सबसे पहले A का वैल्यू बताओ, A कितना होगा, तुम्हारे सामने सब कुछ लिख दिया है मैंने। A हो गया 10, और B हो जाएगा तुम्हारा 1, और C, तो C 10 की पावर -1 को क्या हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, सोचो। हाँ, अब D जो है, अब उससे तुमको आइडिया लग गया, D जो है तुम्हारा वो बन जाएगा 0.01, क्योंकि वो 10 की पावर -2 है, और E जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 0.000, 3 बार 0 4। अब ये जैसे ही तुमको मिला ABCDE, तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन कि तुमको निकालना है 5A प्लस 3B प्लस 6C प्लस D प्लस 3E। तो 5A का मतलब है 50, क्योंकि A का वैल्यू तुम ऑलरेडी दे चुका है 10, 3B का मतलब हो गया 3, 6 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 0.6, फिर D को मल्टीप्लाई हमने किया, D को कुछ नहीं किया, D को D रहने दिया है तो 0.01, और E जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 0.0004 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर होगा बोलो। 0.0004 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ में, क्योंकि E का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा 12, तो वैसे ही आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.0012। कहाँ पे, E में नहीं, अच्छा ये जो कह रहे, सॉरी, हाँ ये मैंने गलत किया, हाँ अच्छा ये आ गया तुम्हारा, फिर और इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये हो जाएगा 0.0003। अब देखो इसका आंसर तुम ऑप्शन में से सर्च कर सकते हो अपने आप कौन सा सही है। आ गया समझ में ये वाला, अरे क्लियर हुआ ये 9 का। हाँ बोलो क्या चीज, एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन गलत आ गया, हाँ एक सेकंड, ऑप्शन गलत आ गया क्या, एक सेकंड रुक जाओ। 5 इंटू A 50, ये तुम्हारा आंसर आ रहा है A में, इसका ऑप्शन गलत हो गया लगता है, मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया है। 4A प्लस 7/B, अच्छा 5/D, यहाँ पे 5/D करना था ना हम लोग को, नहीं ये जो, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ना ये वाला, हाँ 5/D है ना वहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100, हाँ ये गलत हो गया हम लोग से, ओके, और 6E तो सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, राइट। हाँ तो इससे आंसर चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 153.6003, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 10 तो इजी है, 10 में क्या करना है, 10 में उसने तुमको बोला है दो रेशनल नंबर, एक 1/4 है, एक 3/4 है, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, इसको लिख सकते हैं 0.75। अब तुम ऑप्शन में से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इसके नज़दीक बैठेगा बिल्कुल, तो उसमें क्या करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ पे तुम्हारा 2 ऑप्शंस हैं तुम लोगों के पास में जो काम हो सकता है,
एक तो तुम्हारा चले जाओ सी और डी ऑप्शन, इन्हीं को जब सबसे पहले चेक कर दो। डी सबसे पहले चेक हो जाएगा 262/1000, 752/1000। इसका वैल्यू होता है 0.262, वो इसके बाद ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये आगे निकल गया 0.7, ये आंसर नहीं होगा। सी को चेक करो, 63/250 है, 187/250 है। तो इसको ऐसा करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम बोलेगा सर ये क्या कर रहे हो, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि काम आसान हो जाए। ये 1000 हो गया और 63 इंटू 4 होता है तुम्हारा 252, और ये 1000 हो जाएगा 187 इंटू 4, एक बार करके देख लो, ये बन रहा है 8, ये 60 72 74.748 हो गया। अब तुम खुद सोचो, डेसिमल को अगर खींचोगे तो ये तुम्हारा आंसर दे देगा 63/250, 187/4, हाँ 0.252, ये 0.748, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, टिक मार लो इसको। अगर बाकी ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो वैल्यूज उसमें पड़ेगा नहीं। और करने का तरीका क्या रहेगा कि तुमको नीचे वाला वैल्यू को किसी तरह से कन्वर्ट कर लो थाउजेंड्स में या नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में। अब 50 और 350 है, उसको चेक करने से अच्छा है वो वैल्यूज को हमने पहले चेक कर लिया। इससे तुमको पता चल गया ना कि सी जो है वो कंटेन कर रहा है 0.252 और 0.748, जो कि लाई करता है 0.25 एंड 0.75 के बीच में। ये मेथड समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट, अब ये पेज का तो हो गया मेरे ख्याल से सारा। मैंने लिखा था, हाँ मैंने लिखा था ना तुम लोगों को बार में, 61 है वो। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61, मैंने बाद में लिखा था, 2-3 बार तुम लोगों ने पूछा था, तो अब तो कर लोगे। वो क्वेश्चन हमने क्लास में किया भी हुआ है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 61 हो गया। हाँ मैंने बाद में रिप्लाई लिखा था वहाँ पे ना, पहले ही मैंने देख लिया था कि रीडेबल नहीं है वो, तो लिखा था मैंने, क्वेश्चन पेपर के नीचे ही भेज दिया था पहले तो। हाँ आप बोलो नेक्स्ट। 17 भी हमने क्लास में किया, एक सेकंड, 13 तो मैं वैसे ही बता दूंगा, पहले 17 देख लो। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30, तो इसको 50 इंटू 30 करके पहले बना लो 1500, और इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, 2 वैल्यूज छोड़ देने हैं। वो 2 वैल्यूज कौन कौन से हैं, 35 एंड 40। तो इसमें से 75 माइनस कर दो, तुम्हारे पास में आ जाएगा 1425। अब तुम्हारा जो नया एवरेज निकलेगा वो 1425 विथ 48 निकलेगा, क्योंकि तुमने 2 नंबर हटा दिए, तो जब टोटल सम आएगा 1425 तो उसको हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो ये देगा 29.6, वो डिवाइड करके देख लेना, मिल जाएगा। हाँ 17 गया, 13 पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो 13 क्वेश्चन को कॉमन सेंस से करना, उसमें कोई फॉर्मूला वार्मूला खास नहीं लगने वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण एक इंसान है, इन अरुण्स ओपिनियन, अरुण के खुद के ओपिनियन में उसका जो वेट है, अगर उसके वेट को मैं x मान लूँ, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि अरुण का जो वेट है वो x kg का है, अरुण वेट को मैंने एज्यूम कर लिया x kg। तो अरुण के खुद के ओपिनियन में उसका वेट जो है वो 65 kg से बड़ा है लेकिन 72 kg से कम है। सबसे पहला लाइन ये कहता है। उसके बाद अरुण का जो ब्रदर है उसके हिसाब से अरुण का जो वेट है इट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। और सबसे लास्ट में अरुण की जो मदर है उसके हिसाब से अरुण का वेट, हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg। कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg मतलब 68 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। अरुण कहता है उसका वेट 65 से ज़्यादा होना चाहिए, 72 से कम होना चाहिए। अरुण का ब्रदर कहता है उसका वेट 60 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 70 से कम होना चाहिए। और उसकी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अरुण का वेट 68 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 kg हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि ये तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो अगर ये तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है तो बताओ अरुण का वेट का जो प्रोबेबल वेट्स बनेगा उसमें उसका एवरेज क्या बनेगा। तुम खाली इतना बताओ कि इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं सही मान लेता हूं तो अरुण का वेट क्या क्या नंबर को ले सकता है। तीनों अपनी अपनी जगह सही है, तो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है एज अ वेट ऑफ अरुण, क्या क्या हो सकती है, 66, 67 एंड ऑल्सो 68। अगर मैं ये कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों अपनी अपनी जगह सही है तो इसका मतलब है कि उसका वेट इन तीनों वैल्यूज पे आके अटक जाएगा, क्योंकि 66, 67, 68 अगर उसके वेट को हम लोग लेते हैं तो ये तीनों अपनी अपनी जगह सही हो जाएंगे। अब ये तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और खुद सोचो, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों वैल्यूज अगर मैं ले लेता हूँ तो वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर जाता है।
और उसके बाद तुमको इन तीनों वेट का एवरेज पूछा है। लास्ट लाइन देखो, इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण। तो ये तीनों वैल्यूज तो कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ से एवरेज का वैल्यू 67 आ जाएगा। कहानी खत्म। आया कुछ समझ में? विनय का था ना ये डाउट? क्लियर है? आ रहा समझ में ऐसा? चलो ठीक, और बताओ। 12th शायद मैंने क्लास में करवाया था तुम लोगों को, देखो एक बार क्वेश्चन किया हुआ है हमने। इसमें क्वेश्चन के अंदर में तुमको एक फॉर्मूला बनाना है एक्सपेंडिचर का, ये हमने पिछले क्लास में किया था, एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। और एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर में, एक कि कितने स्टूडेंट्स रह रहे हैं मेस में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन द हॉस्टल, इनटू एक्सपेंडिचर पर हेड। यहाँ पे एक्सपेंडिचर पर हेड का मतलब है कि हर बच्चे को कितने रुपए का खाना खाना अलाउड है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने बोला है कि देयर वेर 35 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, और इन सब बच्चों में एक्सपेंडिचर पर हेड में एज्यूम कर लेता हूँ x। तो तुम्हारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस जो है वो हो गया है 35x। अब क्वेश्चन आगे ये कहता है कि ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, मतलब 35 थे उसमें 7 और आ गए, मतलब 42 हो गया। इससे दो चीज पे फर्क पड़ा। पहला, मेस का जो एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस जो है वो ₹42 पर डे बढ़ गया, लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड जो है दैट डिमिनिश्ड बाय ₹1, मतलब हर किसी के ऊपर ₹X खर्च हो रहा था, अब वो हो गया ₹1 कम। तो ये हो गया तुम्हारा न्यू एक्सपेंडिचर। और क्वेश्चन में ये साफ लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस जो है वो ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिखेंगे 42 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 42। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने पे तुमको x का वैल्यू मिलेगा 12। छोटा सा कैलकुलेशन है, कर सकते हो। और उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ो कि उसको कौन सा वाला एक्सपेंड, तो उसने बोला है व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो तुमको इस x को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो 35 इंटू 12 करके देख लेना, आंसर आएगा 420। और ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एक बार देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। तो अभी भी समझ में आ ही गया होगा। हाँ, नेक्स्ट ये कौन सा 16 किया था हमने ये क्वेश्चन भी क्लास में। देखो, एक मंथ है जिसमें टोटल 30 डेज हैं, और इस मंथ का जो पहला दिन है फर्स्ट इज अ संडे। तो अगर फर्स्ट संडे है तो 8th भी संडे होगा, 15 भी संडे होगा, 22 भी संडे होगा और 29 भी संडे होगा। मतलब टोटल इस मंथ में 5 संडेज आएंगे और 25 नॉर्मल डेज आएंगे। अब एक लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। मतलब एक संडे में एक लाइब्रेरी के अंदर 510 लोग आते हैं, और अगर इस मंथ में टोटल 5 संडेज आ रहे हैं तो टोटल विजिटर्स ऑन संडे सिर्फ हो जाएगा 510 इंटू 5, और बाकी अदर डेज में जो नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं वो 240 आ रहे हैं। तो 240 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और इसको डिवाइड कर देंगे अगर 30 से, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद द संडे। तो ये तुमको सीधा x बार का वैल्यू दे देगा। ये तुम सॉल्व करके देख लेना, ये 285 बनेगा। यस, अब बताओ। ओके, मेरे ख्याल से एवरेज में और डाउट होना नहीं चाहिए। वापस आ जाओ, ये रेशियो प्रोपोर्शन कौन सा 33 29 भी है। चलो दोनों देख लेते हैं, 29 और 33। 29 का क्वेश्चन करने के लिए इंग्लिश सही कर लो बस, उसमें और कुछ खास है नहीं। उसने बोला है ए फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डज टू 5/9। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम यूजुअली x/y ले सकते हैं, इसका जो रेशियो 1/27 का है वो इक्वल है उस रेशियो के जो 3/11 का 5/9 के साथ। दैट्स इट। अब ये एक्चुअली तुम्हारा कोडिंग नहीं हो पाया हुआ। ए फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डज टू 5/9। बस इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ 33 में। 33 तुमको ट्रेन के ऊपर में दिया है क्वेश्चन कि ट्रेन के अंदर में 3 तरह के टिकट्स होते हैं,
एक हो गया फर्स्ट क्लास टिकट, एक हो गया सेकंड क्लास टिकट, एक हो गया थर्ड क्लास टिकट। तो बताओ किसका दाम ज़्यादा होता है? फर्स्ट क्लास का। तो फेयर का रेशियो दिया हुआ है तो 1083 है, तो इसको ले लो 1083। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जब ट्रेवल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट क्लास का टिकट का दाम ज़्यादा है तो उसमें कम होंगे, सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास में होंगे, तो वो रेशियो भी तुमको दिया है कि यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 10। तो अब एक्स 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 तुम एक्स वाई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10x इंटू 3x हो गया 30x, 8x इंटू 4x हो गया 32x, 3x इंटू 10 हो गया x हो गया 30x। ये टोटल मिला के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के अंदर जो फेयर कलेक्शन होगा बाय द सेल ऑफ टिकट्स, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द सेल ऑफ टिकट्स टू पैसेंजर्स रनिंग बिटवीन टू स्टेशन इन द ईयर वॉज ₹8050। जैसे ही तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, सिंपल सा इक्वेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो तुम कर सकता हो अपना कैलकुलेशन, तो इससे तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा 8050/92। और तुमको क्या फाइंड करना है? हाउ मच वॉज रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ सेकेंड क्लास टिकट। तो सेकेंड क्लास टिकट से कितना पैसा आया था? 32x। तो 32 इंटू 8050/92, ये तुम सॉल्व कर सकता है। ये सॉल्व करके आंसर आएगा 2800। एक्स स्क्वायर कर लो, कट जाएगा, गायब हो जाएगा अपने आप, कुछ करना ही नहीं उसको। तुम एक्स वाई लेके कर लो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कर लो, उसको कुछ छूना नहीं है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना 8050/92, उसको एज इट इज पुट कर देना, उसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने देखो वही चेंज किया, खाली एक्स स्क्वायर ही लगाया, कुछ किया ही नहीं वहाँ पे। हाँ, तुम एक्स वाई लेके कर लेता, कुछ नहीं था उसमें एक्स वाई, जैसे अभी हमने किया था वो मेस वाला। वो तुमको लगा रूट निकालना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करना था। हाँ चलो नेक्स्ट। 35 सेम है, देख लो अभी, उसका मतलब भी वही बन रहा है। ये क्वेश्चन में असाइनमेंट बुकलेट में था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशियो ऑफ 9:8 और वेजेस को इंक्रीज कर दिया 14:15। इंक्रीज एंड डिक्रीज वेज, मैंने बताया था ना वहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारा वेज बिल वाला, उसी हिसाब से देख लो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और यहाँ पे है तुम्हारा वेज, तो उसने क्या किया, 9 था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उसको बना दिया 8 और वेज को इंक्रीज कर दिया 14-15। एक्स एक्स वाई वाई, ये है तुम्हारा ओरिजिनल, ये है तुम्हारा न्यू वन। तो इसने क्या बोला है, देन इन व्हाट रेशियो द वेज विल बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इफ वाज प्रीवियसली ₹1890। प्रीवियस, ये प्रीवियस वाला है, ये न्यू वाला है, तो इनका प्रोडक्ट को इक्वेट करो 1890 के साथ में। अब इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू एक्स वाई का आएगा उसको यहाँ पे 120 एक्स वाई के अंदर पुट कर लेना। ये चीज़ समझ में आ रही है? जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1890 के इक्वल है। अब तुम यहाँ से चाहो तो सीधा एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो, जो कि आ जाएगा 1890 अपॉन में 9 इंटू 14, और इसको यहाँ पे पुट कर दो 120 इंटू 1890 अपॉन में 9 इंटू 14। 9 इसको काट देगा डायरेक्ट 210 में, 7 के टेबल में काटो 230, 215, 120 इंटू 15 कर सकते हो तुम लोग, 3000 आ गया। अब तुमको रेशियो लेना है तो 1890 अपॉन 3000, ये काटो, यहाँ पे आ जाएगा 21:30 आ रहा है। कितना है सर? 35 का काट सकते हो मत से, 35 ए ऑप्शन, 21:20 आ रहा है। इसको काट के देख लेना क्या बन रहा है। आया समझ में ये चीज़? हाँ नेक्स्ट क्या है 28 में? 30 भी आसान है, 28 तो हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में चेक कर लेते हैं। 1300 रुपीज़ को 4 लोगों में बांटना है, PQRS पहला क्वेश्चन था जो हमने किया था। इसमें P अपॉन Q मतलब P रेशियो Q, Q रेशियो R, R रेशियो S, ये चारों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज दिया हुआ है 2:3 का। तो सीधा क्या करो, PQRS का शेयर निकाल लो, ये हम लोग करते थे 2:3 करके। तो P रेशियो Q रेशियो R, ये आ गया 4, 6 और 9 का। फिर P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S निकालने के लिए 4, 6, 9 लिखा, यहाँ पे 2, 3 किया, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 8, 12, 18, 27। तुमको P का सिर्फ पूछा है तो P के लिए हो जाएगा 8, सबका सम कर लो 65 इंटू 1300, ये काटो 20, 160 इज द आंसर। इसी तरह से हम लोग बाकियों का भी निकाल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से खाली P का पूछा हुआ है।
ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी बता दिया। अब 30 नंबर आ जाओ। 30 नंबर में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो ऐसा करो, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से इनको वैल्यू दे दो 60 और 40 का। बॉयज़ 60, गर्ल्स 40। तुम 30-20 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, उसमें से देखा कि 20% जो है जल्दी हो जाएगा इससे। 20% स्कॉलरशिप होल्डर्स है, मतलब 12 बॉयज़ स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं और 25% गर्ल्स जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। 40 का 25% कर लो, वो आ जाएगा तुम्हारा 10। तो 12 प्लस 10 कितने हो गए, 22% लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। और क्लास का टोटल स्ट्रेंथ देख लो 100 का बन रहा है, तो 100 में से अगर 22% स्कॉलरशिप होल्डर है तो जो नहीं होंगे वो 100 में से माइनस करके निकाल लो, जो कि 78% आएगा। दे आर दोज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। वैल्यू ले लोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर एक्स वाई लेके करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को वैल्यू ले लेना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। 100 लेके 3:2 कर लो, उसका 60-40 या 30-20 लेके कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। 100 से क्या होगा, लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन ईजी रहेगा तुम्हारा। नहीं तो 50 लेके करोगे तो जो वैल्यूज आएंगे फिर उसको लेके तुमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 100 से एक फ़ायदा होता है कि जितना बच गया उतना परसेंटेज नहीं है, और क्या सीधा। हुआ, खत्म हुआ। कौन सा 22, क्या है 22 में, वो तो तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको तुम्हारा नाम से है वो तो। विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश। मैथ्स का जो मार्क्स है वो 3 टाइम्स ऑफ इंग्लिश का मार्क्स है, खत्म हो गई बात। और मैथ्स और हिस्ट्री का जो रेशियो दिया है मार्क्स का वो है 4/3। तो तुम क्या करेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो लाइन है इसका क्यों नहीं मतलब समझ में आ रहा है। वो तुमको बोल रहा है कि विनय गॉट थ्राइस एज मैनी मार्क्स इन मैथ्स एज इन इंग्लिश, मतलब विनय का जो मैथ्स का मार्क्स है वो इंग्लिश के मार्क्स में तिगुना है। मतलब अगर इंग्लिश में 10 मिला हो तो मैथ्स में 30 मिला होगा, ऐसा करके उसका दिमाग चल रहा है। तो यहाँ से तुमको एक इक्वेशन और दिया हुआ है, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री इज इक्वल्स टू 250 निकालना, लेकिन इंग्लिश का है। तो ऐसा करते हैं, सबको इंग्लिश के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखो यहाँ से तुमको मिलेगा h इज इक्वल्स टू 3m/4। तो h के जगह में क्या करोगे, m की जगह 3 डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9e/4। मतलब h रिप्लेस हो गया 9e/4 से, e को e रहने दो, मैथ्स की जगह 3e पहले से है। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से इंग्लिश का ही तो मार्क्स निकालना है। हाँ, और कौन सा एक बोल रहे थे, 30, पीछे आ जाओ। 36 में क्या दिक्कत हो रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 20 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। तो वैसे करके निकाल लो ना, जो वाला तरीका मैंने बताया था, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 80, 20 एंड 25 लीव्स 4 रिमाइंडर इन ईच केस। ये हमने केस डिस्कस किया था, उसके अंदर चले जा रहा है, वो वाले केस से कर लो। लीव्स 4 रिमाइंडर इन ईच केस, क्या बताया था बताओ, याद दिलाओ। इन सबका एलसीएम निकाल के उसमें बाद में +4 करना है। हाँ 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 हाँ, बस आ जाएगा उससे आंसर। इस एचसीएफ एलसीएम का देख लो, क्या हो रहा था उसमें प्रॉब्लम। बट उसमें एक चीज़ और भी तो लिखा है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, ये भी देखना पड़ेगा तुमको। तो उसमें तुम एक काम करो ना, तुम ऑप्शन का हेल्प ले लो, अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ऑप्शन का हेल्प ले लो। उसमें से कौन सा ऑप्शन है, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब इसमें से एक आंसर ऐसा है जिसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर नहीं आएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो तुमको पिक करना, उसके लिए तुमको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा ऑप्शन खींच लो ना इसमें कि कौन सा वाला ऑप्शन 7 से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो दूसरे तरीके से करने में क्या, वो थोड़ा टाइम और खींचेगा, लाने तक आंसर लाने तक टाइम लगेगा उसमें। 7 से सीधा डिवाइड कर लो। मेरे ख्याल से मैंने आंसर कौन सा दिया हुआ है इसका, 36 का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है ना, 180004 को डिवाइड करो 7 से, चेक करो, वो मेरे ख्याल से तुमको कोई रिमाइंडर नहीं देगा। मैं करके देखूँ एक बार, एक मिनट रुक जाओ। कौन सा पेपर में, मेरा वाले में? हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो देखो कट जा रहा है पूरा 2572 में। हाँ नहीं वे नहीं, सुनो, छोटा पेपर है ना, तो छोटा पेपर में +2 -1 होता है। जो मेन पेपर होता है उसमें होता है वो चीज़ जो तुम कह रहा है। उसमें तो देखो, एक सही हुआ तो 1 नंबर, 3 गलत हुआ तो 1 नंबर जाएगा। ये सब पेपर जो होता है इसमें सही होने पे 2, गलत होने पे -1। ठीक है, आप कैलकुलेट कर। क्या
अरे वो नहीं, वो सेम होता है, वो सेम होता है, वो एनडीसीडी सब जो छोटा पेपर होता है उसमें वही रखना पड़ेगा। अब छोटा पेपर में इतना लिबर्टी दे देंगे ना कि 3 गलत होने पे एक सब सब फोड़ के रख देगा पेपर को वो नहीं करना है। हाँ इसमें बाकी हो गया 37, 38, 39 का आंसर में किसमें किसमें 2 आंसर मैच कर रहे थे? कौन से वाले में? 40 में ए और सी, ये कैसे हो सकता है? चलो अभी देख लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर, सी नहीं होगा ना, दोनों नंबर सेम ले लिया उसने, उसको तो छोड़ ही दो तुम। दोनों नंबर सेम ले लोगे तो बात नहीं बनेगी ना वहाँ पे। फिर उसके बाद उसका एचसीएफ भी 108 नहीं होगा, उसका एचसीएफ चेंज हो जाएगा। हाँ वहाँ पे 108 का एचसीएफ दोनों नंबर सेम ले लिया तो फिर तो 108 ही बन जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा। इस वजह से खाली फर्स्ट वाले के साथ जाओ। वहाँ पे मैंने जब केस रिमूव करवाया तो वो केस रिमूव करा दिया था जहाँ पे सेम नंबर होते हैं। जैसे तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे 40 नंबर को, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ अगर 27 दिया है तो नंबर्स हो गया 27A 27B, और इनका सम 27A प्लस 27B 216 के इक्वल है। अब यहाँ से A प्लस B हो जाएगा 8 के इक्वल। अब यहाँ पे मैंने लिखवाया था पहला केस हो गया 17, दूसरा 26, 35, 44 और एक 80। तो जीरो वाला केस तो वैसे ही छोड़ दो, और सेम नंबर वाला भी छुड़वा दिया था, और साथ में बच गए तुम्हारे 26 और 35, तो 26 भी कट करवा दिया था ये बोल के कि फिर वो कॉमन फैक्टर नहीं देगा। अब उसके बाद जो बचा है उसके हिसाब से तुम्हारे पास में 27,189 बन रहा है, और अब दूसरा कोई नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें 80 तो जीरो ही हो जाएगा ना, नंबर 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो। हाँ तो फिर उसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? जीरो वाला केस तो सबसे पहले ही छोड़ दिया जाता है कि 80 है, एक नंबर तो आएगा, दूसरा तो आएगा ही नहीं, तो एचसीएफ किस चीज़ का आएगा? फिर जीरो का लग के तो कभी एचसीएफ निकलता ही नहीं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा जीरो का? ठीक है चलें इसका डाउट खत्म करें। चलो ठीक है, इसको हटाओ। तुम लोग का अब जो इस वीक चलना है उसमें 2 टॉपिक्स चलेगा, एक बेसिक परसेंटेज और साथ में उसके ये टाइम एंड वर्क उसके पैरेलल में टॉपिक है। तो फिर अगला पेपर का जब पेपर बनेगा तो उसमें ये 2 टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारा। अरे तुम अपना पेपर के लिए पढ़ो ना, अब तुम टाइम एंड वर्क किसी भी बुक से उठा के कुछ भी पढ़ेगा तो दिक्कत होगा। तुम्हारा पेपर में वो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछता है। मैं तुम लोग को लूँगा 4-5 सेशन लूँगा टाइम एंड वर्क का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें और कुछ रखा नहीं है। मैं तुम लोग को तुम्हारे लेवल पे पढ़ा दूंगा, और उसके हाई फाई लेवल पे भी जाता है क्वेश्चन, बट वो तुम्हारा आता नहीं है तो उसके अंदर तुमको घुसने का जरूरत नहीं। जैसे SICI एक टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट लॉस है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन तुम्हारे पेपर में बस स्टिपुलेटेड पूछता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ पता होना चाहिए तुमको पता है, खत्म, चलो जाओ, हो गया पास, वैसा वाला है। मैं तुम लोग को अभी टाइम एंड वर्क तो नहीं स्टार्ट करवा रहा, अभी बेसिक परसेंटेज से स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउट्स वाला सेशन वाला वीडियो हो गया ना, इसको रोक देता हूँ।